नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर फिर से आप सबका अपने अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग शिक्षण अभिरुचि वाले पार्ट को आरंभ किए हैं, जो कि आपका स्पेशली सूट किया जा रहा है नेट फर्स्ट पेपर के लिए, और इसके साथ साथ जो सी-टेट के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, साथ में बीएड और डीएलएड के जो सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये वीडियो उपयुक्त है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के मीनिंग और डिफिनेशन को क्या किए थे, डिस्कस किए थे, उस पर हम लोग विस्तार से वार्तालाप किए थे। साथ ही हम लोग शिक्षण के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व, आवश्यकता और शिक्षण प्रतिमान तथा शिक्षण की अवस्था, इन सारी चीज़ों पे हम लोग वार्तालाप कर चुके हैं। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो शिक्षण प्रतिमान के ऊपर बनाया था। जो लोग आज के वीडियो में नए हैं वो पिछले वीडियो को देख लेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बेटा बात करेंगे वो है आपका माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग जो है वो आपके टीचिंग ट्रेनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह प्रशिक्षण से संबंधित है जो आपको एक जो है प्रभावशाली या इफेक्टिव टीचर बनने में क्या करता है, आपको मदद करता है। यह शिक्षण प्रतिमान का ही एक क्या है, मॉडल है, एक तरीके से टीचिंग मॉडल ही है। जैसे अनुरूपण शिक्षण हम लोग पढ़ते हैं उसी प्रकार से आपका ये सूक्ष्म शिक्षण भी है। तो आज जिस विषय वस्तु पे हमें चर्चा करना है वो है आपका माइक्रो टीचिंग। एक एक चीज को हम लोग इसके क्या करते हैं, बारी बारी से समझते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो उपयुक्त है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, और साथ ही एक एक चीज को हम आपको बताते चलते हैं कि ये हमारे लिए मतलब क्यों महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म शिक्षण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके जनक की बात कर लेते हैं। तो अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात करें तो माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1963 में। 1963 में इसको सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। ठीक, 1963 में सबसे पहले ये प्रयोग में लाया गया। इसके साथ इसे सबसे पहले लाया गया आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये सबसे पहले क्या हुआ था, आपका प्रयोग में लाया गया था। तो यहां से दो फैक्ट आप जान लीजिए जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले प्रयोग 1963 में किया गया, और कहां पे किया गया, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। अब इसके जनक की बात कर लेते हैं। तो माइक्रो टीचिंग का जो जनक है, ठीक, जिसे हम लोग फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कहते हैं, उनका नाम है आपका W. एलन। W. एलन को क्या माना जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। यानी सबसे पहले W. एलन ने ही सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में क्या किया था। यह शिक्षण प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तरीके से जब बीएड और डीएलएड कोर्स को जब अभ्यर्थी पूरा करता है तो उस दौरान उसे इस सूक्ष्म शिक्षण वाली प्रक्रिया से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। सूक्ष्म शिक्षण की अगर हम बात करें तो ये एक काल्पनिक परिवेश, यानी आपके वास्तविक वातावरण में एक काल्पनिक परिवेश तैयार किया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है, होता क्या है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 1914 में स्टार्ट हुआ, और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एडलर ने इस पद्धति को क्या किया था, विकसित किया था। इस पद्धति का कारण क्या था, देखिए, इस पद्धति को बनाने के पीछे तर्क ये है
कि किसी भी कार्य को करने से पहले कर्मचारियों को और व्यक्तियों को क्या किया जाए, उसका प्रशिक्षण दिया जाए, और प्रशिक्षण उसी तरीके का एकदम रियल जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाए। यानी सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत क्या होता है, 5 से 6 बच्चों का एक ग्रुप बना लिया जाता है, और उसी ग्रुप में से जो है बारी बारी से एक एक जो है आपका जो छात्र होता है वो शिक्षक के रोल को प्ले करता है, और उसके बाकी के जो सहपाठी होते हैं, उसके जो ग्रुप में सदस्य होते हैं, वो लोग उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फीडबैक प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया के से छात्र जो शिक्षक होता है यानी जो प्रशिक्षु होता है, जो छात्र होता है, उसको कौशल सिखाया जाता है, शिक्षण विधियां सिखाई जाती हैं। यानी शिक्षण के अंतर्गत उपयोग में होने वाली समस्त प्रविधि और विधियों को क्या किया जाता है, कौशल के साथ सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत सिखाया जाता है। अब हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ और परिभाषा पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो एक एक चीज पे हम लोग इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि सूक्ष्म शिक्षण की अगर हम बात करें, अर्थ और परिभाषा की अगर बात करें, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है भाई सूक्ष्म से, और दूसरा आपका बना है किससे, शिक्षण से। यानी यह 2 शब्दों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या गहन। क्या होता है, छोटा या गहन। यानी कहने का अभिप्राय क्या है, प्रशिक्षण के दौरान क्या किया जाता है, प्रशिक्षण के दौरान एक छोटे वातावरण में, किसके दौरान, प्रशिक्षण के दौरान एक छोटे वातावरण में जो है शिक्षण से संबंधित सभी कौशल क्या किए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। सभी कौशल आपका क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। किसमें, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत। आविष्कार के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि भाई 1963 में इसका आविष्कार हुआ। करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, डब्ल्यू एलन था, और इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले क्या किया था, इसको प्रयोग में लाया था। ठीक, और भी कुछ चीजें इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण के परिभाषा पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अर्थ क्या हो गया, अर्थ क्या है, सूक्ष्म शिक्षण 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्या, सूक्ष्म और शिक्षण से। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, लघु या छोटा या गहन, और शिक्षण का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, एक प्रकार का प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए प्रोसेस। किस प्रकार का प्रोसेस है, तो एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी हम क्या करते हैं, सूक्ष्म में मतलब छोटे आकार में या छोटे वातावरण में गहन रूप से हम लोग क्या करते हैं, एक शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, जिसके अंतर्गत छात्र के अंदर विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रविधि यानी तकनीक और विधि अर्थात मेथड, और इसके साथ साथ स्किल अर्थात कौशल को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। अब हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के परिभाषा को क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो हम सूक्ष्म शिक्षण की अगर परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले इसे परिभाषित करने का काम किया है डब्ल्यू एलन ने। यानी किसने किया है, डब्ल्यू एलन की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया कि जो सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण क्या करता है, समस्त शिक्षण को,
सूक्ष्म शिक्षण जो है आपका, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, लघु क्रिया में बांटता है। यानी एक छोटे से प्रक्रिया में, लघु क्रिया में बांटता है। अगर हम डब्ल्यू एलन की बात करें तो भाई डब्ल्यू एलन क्या कह रहे हैं, देखिए डब्ल्यू एलन का यह कहना है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वह समस्त शिक्षण प्रक्रिया को, यानी फुल टीचिंग प्रोसेस को क्या करता है, एक शॉर्ट प्रोसेस में क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड करने के पीछे रीजन ये है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को या स्टूडेंट्स को या बीएड प्रशिक्षु, जो बीएड ट्रेनी होता है या टीचर ट्रेनी जो होता है, उसके अंतर्गत हम लोग स्किल को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक, तो एक डिफिनेशन आपका यहां पे हो गया किसका, डब्ल्यू एलन का। चलिए आगे चलते हैं और एक परिभाषा आपको और बता देते हैं। एक परिभाषा है आपका बुश का, किसका, बुश का। तो दूसरा परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं बुश का। बुश की अगर बात करें तो वो कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण की प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक क्या करता है। देखिए अगर हम बुश की बात करें तो ये कहते हैं कि समस्त शिक्षण प्रक्रिया का प्रदर्शन करके उसका मूल्यांकन करना ही क्या है, सूक्ष्म शिक्षण है। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि भाई क्या करता है, जब कोई बीएड प्रशिक्षु होता है तो बुश ने कहा कि समस्त शिक्षण प्रक्रिया, एक छात्र जो होता है, कौन, एक छात्र जब टीचिंग सीखता है तो वो क्या करता है, समस्त शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करता है। और जब उसको संपन्न करता है तो वहां पे जो है उसका क्या किया जाता है, वो स्वयं भी मूल्यांकन करता है। उन्होंने कहा कि भाई उसके पूरे टीचिंग प्रक्रिया को क्या किया जाता है, एक वीडियो क्लिप बनाया जाता है, बाद में उसको दिखाया जाता है ताकि उसको ये एहसास हो, ये पता चले कि हमारे टीचिंग प्रोसेस में कहाँ पे कमी रह गई। ठीक, इसके साथ साथ उसके जो सहयोगी होते हैं, उसके जो सहपाठी होते हैं, उनसे क्या किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है कि ये ठीक से हम कर रहे हैं कि नहीं। समझ गए, मतलब ये एकदम वही वाला, देखिए ये समझ लीजिए एकदम वही गांव वाला, या जैसे गांव में कोनो चीज या कोई खेती बाड़ी जब कोनो लड़कन के सिखावल जाला तो का करलन भाई, वहाँ उनकर जो माता पिता होलन उनके बढ़िया से पहले सिखावलन, और सिखौले के बाद जब ओके भेजल जाला तो भेजले के बाद देखलन कि सही से काम करत हुए कि ना करत हुए, या एकरे काम करे के प्रक्रिया में कहाँ पे कमी रह गल है। ठीक, तो यही कहा, मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि काम करने से पहले उस काम के को करने के लिए तैयार करने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया आपका सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और आगे इसको हम लोग और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब हम लोग आगे सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या है, माइक्रो टीचिंग के जो आपका कैरेक्टराइजेशन है वो क्या है। तो पहले तो आपको बता दें, पहला कैरेक्टराइजेशन ये कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा
छात्र को अधिक दक्षता प्रदान की जाती है, अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है? पहली विशेषता यह है कि जब सूक्ष्म शिक्षण के अवक्रिया को या प्रक्रिया को जब हम संपन्न कर लेते हैं, तो जब बार बार संपन्न करते हैं तो बार बार उस क्रिया को करने के बाद, जैसे मान लीजिए कोई एक काम किए, अब उस काम को हमने क्या किया, 10 लोगों से ऑब्जर्व करवाया और खुद भी ऑब्जर्व किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस काम में हमको कुछ न कुछ कमी दिख रही है, फिर उन कमी को दूर करते हुए फिर से वो हमने काम किया, और थोड़ी बहुत जो त्रुटियां रह गई उनको फिर तीसरी बार हमने दूर करते हुए फिर तीसरी बार संपन्न किया। तो बार बार उस क्रिया को करने से वह कार्य जो है वह क्या हो गया, उसके व्यवहार में ढल गया, और वह कार्य क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया, अर्थात प्रभावी हो गया। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। ठीक, जब एक ही स्थान से रसरी बार बार क्या जाता है, ढीला जाता है, खींचा जाता है, तो बार बार ढीलने और खींचने से वहां पे क्या होता है, एक निशान बन जाता है। तो जब हम एक ही कौशल पे, एक ही विधि पर और एक ही प्रविधि पर बार बार क्या करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, और त्रुटि जो होता है उन त्रुटियों को दूर करके फिर पुनः प्रयास करते हैं, तो ऐसी अवस्था को संपन्न करते करते वह कार्य जो होता है क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। यह इसकी पहली विशेषता थी। ठीक, क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र को अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। चलिए दूसरे विशेषता के बारे में हम इसके बात करते हैं। दूसरा विशेषता कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण में तत्व को सूक्ष्म रूप दिया जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है, कह रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या किया जा रहा है, जो इसके शिक्षण के तत्व है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है, स्वरूप दिया जाता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। क्या कहा जा रहा है, दूसरी विशेषता में यह बताया जा रहा है कि भाई जो सूक्ष्म शिक्षण है, इस शिक्षण में जो शिक्षण को क्या किया जाता है, एक सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। अगर हम शिक्षण की बात करें तो टीचिंग इज द लार्जेस्ट प्रोसेस, यानी शिक्षण एक बड़ी प्रक्रिया है, और इस बड़ी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, जब एक छोटा रूप, शिक्षण की बड़ी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, जब एक छोटा रूप प्रदान करते हैं, तो वह आपका क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। यह सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता है। जैसे कि युद्ध में जाने से पूर्व किसी सैनिक को सेना का या युद्ध का जब अभ्यास करवाया जाता है, तो वह युद्ध का क्या होता है, एक छोटा सा एलिमेंट्स होता है, अर्थात एक लघु तत्व होता है ना भाई। जब किसी सेना को युद्ध में भेजा जाए या युद्ध जैसी कोई घटना हो रही है, तो युद्ध देखते हैं समय समय पर हर सैनिकों को युद्धाभ्यास करवाया जाता है। मतलब वो युद्ध नहीं होता है, युद्ध जैसा एक एनवायरनमेंट तैयार करके उनको क्या किया जाता है, उसमें अभ्यास करवाया जाता है, ताकि जब उनके सामने वास्तविक परिस्थिति आए तो वो इन सीखे हुए पद्धति के द्वारा वास्तविक परिवेश पर जो वास्तविक परिस्थिति है उसको क्या कर सके, फेस कर सके। समझ रहे हैं ना। तो सूक्ष्म शिक्षण की दूसरी विशेषता यही है, यह संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का एक लघु तत्व होता है। चलिए इसके तीसरी विशेषता को देखते हैं। तीसरा विशेषता क्या है, तो तीसरा विशेषता यह है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, इसकी तीसरी विशेषता है कि सूक्ष्म शिक्षण व्यक्ति को या छात्र को क्या करता है, व्यावसायिक
परिपक्वता प्रदान करता है। व्यवसायिक परिपक्वता मतलब क्या करता है, यानी जो आपका प्रोफेशन है, तो प्रोफेशनल मैच्योरिटी क्या करता है, आपको प्रोफेशनल मैच्योरिटी प्रदान करता है। क्या? सूक्ष्म शिक्षण। कहने का अभिप्राय क्या है, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोसेस है, और ट्रेनिंग प्रोसेस आपको क्या करता है, जब आप किसी भी प्रोफेशन को जो है एडॉप्ट करने जाते हैं या जब ज्वाइन करने जाते हैं, तो आपको क्या किया जाता है, उस प्रोफेशन से रिलेटेड वर्क की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपको अपने प्रोफेशन का समझ अच्छे से हो जाए, यानी उस प्रोफेशन से रिलेटेड मैच्योरिटी जो है, वह मैच्योरिटी आपके अंतर्गत अंदर क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। चलिए इसके एक और विशेषता को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि हो जाती है। एक और है, तीसरी विशेषता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है फीडबैक। क्या कहा जाता है, फीडबैक। ठीक, यानी क्या किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो छोटे समय के लिए क्या किया जाता है, संपन्न करवाया जाता है। मुश्किल से 8 से 10 मिनट की ये प्रक्रिया होती है, ठीक, या 3 से 4 मिनट की प्रक्रिया होती है, और उस 8 से 10 या 3 से 4 मिनट की प्रक्रिया में जो आपका सहपाठी होता है या जो आपका ऑब्जर्वर होता है, वह आपकी गतिविधियों को और आपके प्रस्तुतिकरण को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके तुरंत फीडबैक देता है कि आपने जो प्रस्तुतिकरण किया उसमें इस स्थान पर क्या थी, त्रुटि थी, और फिर क्या किया जाता है, वह पुनः उस प्रक्रिया को संपन्न करता है। बार बार जब इस प्रक्रिया को वो संपन्न करता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक प्रोफेशनल मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक, तो यह सब जो था, हमने 3 सूक्ष्म शिक्षण की आपको विशेषताएं बताई। अब हम लोग बात करेंगे इसके आवश्यकता और महत्व की, कि सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों है और महत्व क्यों है। तो इसकी आवश्यकता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यह इसलिए आवश्यक है, पहला बता देते हैं। पहली आवश्यकता इसलिए है, देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा वास्तविक परिस्थितियों में त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। त्रुटि की जो संभावना है क्या होता है, कम हो जाता है। यानी सूक्ष्म शिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर किसी छात्र को जो बीएड ट्रेनिंग है या जो कि टीचर का ट्रेनिंग ले रहा है, अगर हम उसको किसी भी प्रकार का कोई स्किल न सिखाएं, मेथड न बताएं, तो डायरेक्ट उसको हम क्या करें, किसी विद्यालय में या किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाने के लिए छात्रों के समक्ष भेज दें, तो यह ज़्यादा संभावना है कि वह व्यक्ति जो है क्लास में जाने के बाद हो सकता है कि वो होपलेस हो जाए, या हो सकता है कि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना आ सके, या हो सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करते हुए उसके अंदर क्या हो जाए, बहुत सारी त्रुटियां होने लगे। तो वास्तविक परिस्थिति में त्रुटियां ना हो, उन त्रुटियों से बचने के लिए एक ट्रेनिंग को क्या किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का जो ट्रेनिंग है वो क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको वास्तविक परिस्थिति में आजकल आप में ट्रेंड है ना, आजकल मॉडर्न फैशन चला है आप लोगों का, शादी से पहले लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं। समझ रहे हो ना, लिविंग रिलेशन मतलब क्या, मतलब शादी नहीं हुआ है लेकिन हम साथ कुछ दिन रहेंगे, दोनों लोग
दोनों जो कपल्स हैं साथ रहेंगे और हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, और 2, 3, 4 महीने बाद उनको, कई लोगों को ये लगता है कि नहीं हमारा तुम्हारा नहीं बन पाएगा, तो पूरी जीवन ढोने से अच्छा है कि 3 महीने में हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो कहने का अभिप्राय कि वास्तविक परिस्थिति को फेस करने से पहले काल्पनिक परिस्थिति में आपको क्या किया जाता है, वास्तविक परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए यह क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ दूसरा जो है वह है आपका शैक्षणिक उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से प्राप्त करने में सहायक। यानी सूक्ष्म शिक्षण जो है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावी और सरलता से किया जा सकता है। यानी अगर सूक्ष्म शिक्षण की हम बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं भाई, जो हमारे शैक्षणिक उद्देश्य हैं, यानी जिन उद्देश्यों को लेकर एक अध्यापक छात्र को पढ़ाने के लिए कक्षा में जाता है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति वह बहुत प्रभावी तरीके से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। देखिए, जब कोई शिक्षक किसी भी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाता है तो उसके कुछ शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं, और उस उद्देश्यों के निर्धारण के लिए वो क्या करता है, प्लानिंग करता है, जो शिक्षण की पहली अवस्था के अंतर्गत आता है। उस प्लानिंग में वो ये कहता है कि भाई छात्र को आज हम ये बात अपना बता देंगे, या इस चीज को हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक, और वो मेरी बात को कहाँ तक सुने, कहाँ तक समझे, उसको जांचने के लिए वो समय समय पर क्या करता है, मूल्यांकन करता रहता है, बीच बीच में उनसे पूछता रहता है, फीडबैक लेता रहता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावी तरीके से और सरलता पूर्वक क्या होता है, किया जाता है। 2 चीजें होती हैं, और इन 2 चीजों को परिभाषित करने, देखिए, एक होता है आपका शिक्षण तकनीक और दूसरा होता है आपका शिक्षण कौशल। ठीक, शिक्षण तकनीक और कौशल में अंतर क्या होता है? तकनीक क्या करता है? तो तकनीक में देखिए क्या होता है, तकनीक 2 तरीके का होता है। तकनीक एक तरीके से आपका मनोवैज्ञानिक भी होता है, और दूसरा जो होता है आपका, वो होता है आपका वैज्ञानिक। ठीक, 2 तरीके का होता है। जैसे कि एक शिक्षक के द्वारा ग्लोब का यूज किया जा रहा है, मानचित्रों का यूज किया जा रहा है, मार्कर का यूज किया जा रहा है, फिगर का यूज किया जा रहा है, या किसी प्रकार के मॉडल का यूज किया जा रहा है, तो वो क्या है, एक फिजिकल एलिमेंट्स है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका साइंटिफिक एलिमेंट्स यानी वैज्ञानिक तत्व कहते हैं। तो वह क्या है, उस शिक्षक के द्वारा एक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। अब शिक्षण प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक तकनीक कैसे यूज होता है? जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जब शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो उस दौरान देखते हैं कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि आपके लेक्चर पे बहुत प्रक्रिया करेंगे, वो करेंगे, आप कहेंगे कि देखो संज्ञा ये होता है, सर्वनाम ये होता है, तो उसे कहेगा हाँ सर, जी सर, हाँ सर, ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ समझ रहा है। और जैसे ही आप उससे पूछेंगे कि अच्छा क्या समझते हो बताओ, तो उसको कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन अनुक्रिया ऐसा करेगा जैसे लगेगा कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे बोलेगा हाँ सर, जी सर, और अंदर से कहेगा घंटा नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है
ऐसी परिस्थिति में शिक्षक मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। जैसे कि आपने ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज लिखा और पीछे वाले लड़के को बार बार उसको देखने में दिक्कत हो रहा है, वो बार बार ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो शिक्षण को यह मनोवैज्ञानिक ज्ञान होता है कि उसको देखने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। या पढ़ाते पढ़ाते अचानक से क्लास में चुप हो जाना। कई बार देखते होंगे कुछ शिक्षक होते हैं जब क्लास में लेक्चर प्रस्तुतिकरण करते हैं या लेक्चर को प्रेजेंट करते हैं तो उस समय देखेंगे आप एकदम वो पढ़ाते पढ़ाते चुप हो जाते हैं। जैसे ही चुप होते हैं 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए या कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए, जैसे ही चुप होंगे सारे छात्रों का ध्यान किधर हो जाएगा, शिक्षक की तरफ हो जाएगा। ठीक। या कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ा रहे हो और छात्र क्या है, आपस में बात कर रहे हैं। अब शिक्षक ऐसी परिस्थिति में शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। आप मान लीजिए कोई बात बता रहे हैं और कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक क्या करता है, कोई ना कोई प्रश्न पूछकर किसी न किसी छात्र को खड़ा कर देता है। और जैसे ही वो किसी छात्र को खड़ा करता है सारे छात्र अलर्ट होकर चुप हो जाते हैं, उन्हें लगता है कहीं हमको न खड़ा कर दें। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। ठीक। तो एक तो हो गया शिक्षण तकनीक। अब दूसरा होता है शिक्षण कौशल। पहले हम लोग कौशल को समझते हैं कि कौशल क्या होता है, स्किल क्या होता है। स्किल का मतलब होता है किसी भी काम को कम से कम समय में प्रभावी तरीके से संपन्न करने की प्रक्रिया ही कौशल कहलाती है। ठीक। तकनीक भी जस्ट लाइक ऐसे ही है, लेकिन तकनीक में प्रभाविता नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है कि तकनीक अगर आप यूज करें तो वो काम प्रभावी ही हो, लेकिन कौशल में प्रभाविता विद्यमान होता है। जैसे कि अगर आपको शर्ट सिलवाना है, हम कहे चलो भाई आपको शर्ट सिलवाना है, तो आप शर्ट सिलवाने किसी को शर्ट सीने के लिए दे देंगे नहीं ना। आप शर्ट उसी को सिलने के लिए देंगे जो दर्जी है और जिससे के बारे में आपको पता है कि ये बढ़िया सिलता है। तो वो क्या करता है, एक दर्जी को अगर देंगे तो आपका शर्ट कम से कम समय में अच्छे से और प्रभावी तरीके से क्या कर देगा, बना देगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, यह कौशल होता है और कौशल जन्मजात नहीं होता है, कौशल अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है। ठीक। और तकनीक क्या करता है, किसी काम को कम समय में प्रभावी तरीके से संपन्न कर देता है या कम समय में संपन्न कर देता है। कोई ऐसा काम जो मनुष्य यानी आदमी के काम को जो आसान बना दे वही मशीन है। भाई कि आदमी के किसी भी काम को क्या करे, जो आसान बना दे वही क्या है, मशीन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तकनीक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक। तो एक तो हमने महत्व आपको बता दिया, इसके बाद हमने शिक्षण तकनीक और शिक्षण कौशल बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं शिक्षण में भूमिका, यानी सूक्ष्म शिक्षण का शिक्षण में भूमिका क्या है। तो पहले तो देखिए उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायक। कई शिक्षक ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक आपको मिलेंगे। पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, जहां चले जाइए वहां पढ़ाने वाले मिले हैं। लेकिन अगर उस पढ़ाने वाले व्यक्ति से पूछ दिया जाए कि भाई जो आप टीचिंग करने जा रहे हैं, आपकी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मेरा काम है पढ़ाना। अक्सर यही कहेगा, हम पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे जो बच्चों के लिए जरूरी है, जो उनके परीक्षा में आता है और जिससे उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ये उद्देश्य नहीं होता, इसे शैक्षणिक उद्देश्य नहीं कहते, आज से जान लीजिए। ठीक है, ये आपका लक्ष्य हो सकता है, उद्देश्य नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है कि भाई आप ऐसा चाहते हैं कि बच्चों की तैयारी हो जाए, बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर ले। मैं ऐसा बताऊंगा कि उसको फिर से कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी या 1857 की क्रांति पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपकी थिंकिंग है, आपने ऐसा सोचा है। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ाएंगे वो आप उसको याद ही हो जाए। तो उद्देश्य जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक, कितने शिक्षक को तो पता ही नहीं होता। ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है और क्या होता है, क्रियात्मक होता है।
यानी उद्देश्य जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। अब प्रश्न यहां से कैसे बनता है, अगर कोई मान लीजिए हम सी-टेट में प्रश्न कैसे आता है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में कक्षा 5 के विद्यार्थी को संज्ञा का अर्थ और परिभाषा बता रहा है, तो यह शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है, यह वह अपने किस शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है। तो आप कहेंगे सर पता नहीं, वो ज्ञानात्मक उद्देश्य है। क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। किसी भी वस्तु का या किसी भी विषय का जब हम अर्थ और परिभाषा बताते हैं तो इसका मतलब हम छात्र के ज्ञान भंडार में वृद्धि कर रहे हैं, उसको जानकारी दे रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये हम उसको बता रहे हैं। अब समझाएंगे कैसे? तो कहेंगे जैसे देखो राम एक व्यक्ति है तो ये क्या है? संज्ञा है। जैसे पेन एक वस्तु है तो ये क्या है? संज्ञा है। ये जब आएगा तो वह शिक्षण का होगा भावात्मक उद्देश्य। क्या होगा? भावात्मक उद्देश्य। यानी इसको कहते हैं नॉलेज लेवल और इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंतिम में आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या आता है? रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम लोग कहते हैं आपका क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि छात्र के ज्ञान भंडार में इतना वृद्धि कर दें और उसे उस विषय वस्तु को इतना समझा दें कि वह स्वयं से, अपने से, उससे जुड़ी हुई चीजों को करने लगे। आप पहले क्या करते हैं? कभी देखिए जोड़ घटाव हम लोग कैसे सीखते हैं? पहले हमको पाई खींचकर समझाया जाता है, इतना काटो, इतना जोड़ो, इतना बचा, इतना बचा। और जब इस प्रक्रिया को हम लोग कर लेते हैं बार बार, तो हम प्लस और माइनस से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं उसको हम लोग आराम से कर लेते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या करें, तब उस समय क्या होता है? क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यानी शिक्षक जब क्लास में जाए तो इन कुल 3 उद्देश्यों को लेकर क्या करके साथ में लेकर जाए। कौन सा? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यह सभी शिक्षक करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। पढ़ाते सब हैं, वो बताते हैं, समझाते हैं, और बताते समझाते समय ऐसा समझाते हैं कि जिससे वो उसके उपयोग के बारे में जान सके कि भाई इसका क्या उपयोग है। लेकिन करते सब है, लेकिन पता नहीं है कि भाई क्या क्या उद्देश्य होता है। तो पहला शिक्षण में भूमिका क्या है? शैक्षणिक उद्देश्यों को शैक्षणिक उद्देश्यों के निर्धारण करने में सहायक या प्राप्त करने में सहायक। अब तीसरा क्या हो? अब दूसरा हम एक और महत्व आपको बता दे रहे हैं। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक। यानी जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो पूरे टीचिंग प्रोसेस को क्या करता है? इफेक्टिव बनाता है। कैसे बनाता है? हमने कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण में एक काल्पनिक वातावरण तैयार करके वास्तविक चीज का आपको क्या किया जाता है? अभ्यास करवाया जाता है, अर्थात ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है। अगर आपको किसी भी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग को जब आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तब क्या होता है? आप उस काम को बहुत इफेक्टिव तरीके से क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो यहां पे हम लोगों का शिक्षण में जो भूमिका था वो भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अ थ्योरी ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। तो सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें जाए तो पहला क्या है आपका? कि यह एक वास्तविक कौशल है। क्या है? वास्तविक कौशल है। पहला क्या है आपका? वास्तविक कौशल है। और इसमें समय समय में एक ही कौशल प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। बी क्या कह रहा है? समय पर एक शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है।
और साथ में अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। सी कह रहा है भाई क्या, अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण। और अंतिम में है पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक, जो आपका क्या है, फीडबैक है, उस पर क्या किया जाए। कहने का अभिप्राय क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है, यह एक वास्तविक कौशल है, यानी काल्पनिक परिवेश में संपन्न तो करवाया जाता है, लेकिन यह एक क्या है, वास्तविक कौशल है जो आपके प्रोफेशन में आपका सहायता करेगा। समय समय पर एक शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है, यानी यह देखा जाता है कि प्रशिक्षण में आप कौन सा काम अच्छे से कर ले रहे हैं। जैसे आप किसी चीज़ का प्रशिक्षण कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कपड़ा सिलना बहुत बढ़िया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कपड़ा काटते बहुत बढ़िया है, ठीक। तो कहने का अभिप्राय क्या है, समय समय पर यह देखा जाएगा कि कौन सा कौशल ज्यादा इफेक्टिव है। अब क्या है, अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण, यानी जो अभ्यास की प्रक्रिया है उस पर नियंत्रण रखा जाता है कि जो अभ्यास है वो आपको क्या हो, कम से कम समय में और जल्दी सिखा दिया जाए। और इसके बाद आपको फीडबैक प्रदान किया जाता है, पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है कि हाँ अब आप इस काम को करने के लिए परिपक्व हो गए हैं। आगे चलते हैं और हम लोग सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को देखते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया तो हम आपको एक बार बता ही दी है, चलिए इसको हम और अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में एक फिगर है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र है यह आपके प्रक्रिया का ही अंश है। जैसे ये हमने आपका बनाया, देखिए ये आपका सर्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो सर्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले क्या होता है, पाठ्य योजना, जिसको हम लोग कहते हैं लेसन प्लान। पढ़ाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पाठ्य योजना। जैसे एक शिक्षक जब पढ़ाने जाता है तो पहले खुद पढ़ता है और पढ़कर एक नोट्स तैयार करता है और उस नोट्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, क्लास में जाके रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो पाठ्य योजना तैयार किया जाता है। अब पाठ्य योजना के बाद क्या किया जाता है, आपका 6 मिनट का शिक्षण प्रोसेस, यानी आप टीचिंग प्रक्रिया को 6 मिनट तक करते हैं। जब 6 मिनट करते हैं तो जो लोग ऑब्जर्व करते हैं वो आपको प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, यानी फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं कि इस 6 मिनट में आप कहाँ गलती किए, क्या सही तरीके से किए, क्या कमी रह गया, क्या नहीं कमी रह गया। अब फिर क्या होता है, आप पुनः क्या करते हैं, पाठ्य योजना तैयार करते हैं। अपनी कमियों को सुनने के बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग पुनः शिक्षण करते हैं और फिर पुनः पृष्ठपोषण होता है। यानी आप क्या करते हैं, आपको पहले किसी काम को करने के लिए दिया जाता है और आप उस काम को कुछ देर तक करते हैं। करते करते उस काम में जो है कुछ देर तक जब करते हैं तो उस काम के लिए आपको रोक दिया जाता है और फिर बताया जाता है कि ये काम आप यहाँ पे अच्छे से किए, यहाँ पे गलती कर दिए। फिर दोबारा आप क्या करते हैं, फिर से उसी काम को करने के लिए जाते हैं और बताई गई गलतियों पर ध्यान रखते हुए उसी काम को फिर से संपन्न करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आप पूरे प्रोसेस को, पूरे प्रक्रिया को क्या कर सके, समझ न लें। जैसे कि इसके प्रोसेस को हम बहुत ही अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है, यहां पे हमने आपको बताया, देखिए थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहला प्रोसेस है आपका यहां पे पाठ्य निर्माण, यानी करिकुलम। हम पाठ्य निर्माण यानी सबसे पहले क्या करते हैं, छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल वर्णन करना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना आदि किसी कौशल प्रशिक्षण के दौरान सीखना होता है और सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यह 5 से 10 मिनट तक क्या करता है, पढ़ाता है, जिसे शिक्षण सत्र कहते हैं। यानी जो शिक्षण का प्रदर्शन होता है वो कितना होता है, 5 मिनट से लेकर आपका कितना होता है, 10 मिनट तक। तो पहले वो योजना तैयार करता है, योजना तैयार करने के बाद क्या करता है, वो शिक्षण करता है। क्या करता है, अपने शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करता है। ठीक,
संपन्न करने के बाद उसको क्या किया जाता है, प्रतिपुष्टि दिया जाता है, जैसे हमने आपको अभी कुछ देर बताया पहले। अब फीडबैक के बाद क्या किया जाता है, फीडबैक के बाद वो पुनः पाठ योजना निर्माण करता है। जैसे कि इसको मैं और अच्छे से आपको बता देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लीजिए 8 से 10 कौशल होते हैं, 8 से 10 क्या होते हैं, कौशल हैं शिक्षण के। ठीक, अब एक एक कौशल छात्र को सिखाया जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, हमने लिख दिया भाई क्या, श्यामपट्ट लेखन कौशल। ठीक, अब हम छात्र को क्या करते हैं, पहले हम शिक्षक को यह सिखाने जा रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे कैसे लिखा जाता है। ठीक, एक कौशल तो पहले क्या करेगा, छात्र अपना क्या करेगा, पूरा लेसन प्लान तैयार करेगा और उस लेसन प्लान में ज्यादा एक्टिविटी क्या होगी, लिखने वाली होगी। तो लिखने से पहले आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। कुछ लोग होते हैं आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो इस तरीके का लिखना क्या है, पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जैसे ही आप ऐसे होंगे उधर बगल वाला छात्र कहेगा चल चला जाए, और वो पीछे से निकल कर क्या होगा, चला जाएगा। इसीलिए जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखें तो इस तरीके के एंगल में लिखें। ऐसे लिखते रहे, ऐसे देखते रहे, ऐसे लिखते रहे और देखते, लिखते वक्त बोलते जरूर रहें आप। ठीक, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी जो राइटिंग है या मंत्रा है या कुछ चीजें बात छात्रों को समझ में नहीं आता, वो बोल के उस चीज को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यह स्किल सिखाया जाता है। कई बार क्या होता है, शिक्षक से लिखने में कुछ त्रुटि हो जाती है। मान लीजिए कोई चीज लिख रहा है, उसकी मात्रा गलत है या कोई चीज गलत हो गया और उसी दौरान कोई छात्र आपको टोक दिया, गुरुजी ये जो प्रकाश लिखे ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। अब शिक्षक, उस समय ट्रेनिंग दिया जाता था हम लोगों को, वहां पे आपको बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, आपको मुस्कुरा कर कहना है मैं यही देख रहा था कि ब्लैक बोर्ड पर किसका किसका ध्यान है, हम अपनी गलती क्यों माने। तो ये ट्रेनिंग दिया जाता है। जब आपको ब्लैक बोर्ड स्किल सिखाया जाता है तो ये ट्रेनिंग दिया जाता है। और कभी भी जब आप ब्लैक बोर्ड का यूज करें तो जब क्लास खत्म हो तो पूरे ब्लैक बोर्ड को आपको क्लीन करके क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक, तो ये सब स्किल है। तो पहले तो आपको बताई जाती है, फिर आप उसको करने जाते हैं। जब करने जाते हैं तो कुछ न कुछ छूट जाता है, फिर आपको बताया जाता है कि देखिए आपने ठीक से लिखा नहीं, या आपने इस स्किल का प्रयोग नहीं किया, या इस तरीके से आप नहीं लिख रहे थे। आप फिर उन त्रुटियों को सुधार कर क्या करेंगे, इस स्किल को करेंगे। एक एक स्किल जो आपके 8-10 स्किल हैं वो एक एक करके आपको सिखाई जाती है। जब आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, जब आप शिक्षक बनते हैं, जब आप ट्रेनिंग पर जाते हैं ना कि नहीं यार ट्रेनिंग पगल ही मास्टरी के ट्रेनिंग पगल ही, मास्टरी के ट्रेनिंग में यह कुल सिखावल जाला, पूरा से उसमें शिक्षण यह सिखावल जी कैसे लिखा, कैसे पढ़ावा, कैसे का करा। आपके क्लास में कोई छात्र बहुत शरारती है, एकदम शरारती है, शरारती के साथ साथ गुंडा भी है, अड़ियल भी है, बाहर निकलबा तो मरबो करी। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, और जैसे ही आप पढ़ाने जाते हो पूरा क्लास डिस्टर्ब करता है, मार शरारत करता है, आप कहते हैं चुप रहो लेकिन वो बात करता है। ऐसे छात्रों को शांत करने का बहुत बढ़िया तरीका है, सबसे पहले आप उसका नाम पूछ लो। नाम पूछने के बाद जैसे ही क्लास में एंट्री करो सबसे पहले कहो और विवेक का हाल है, आगल है। अब विवेक एक बार वहां आपका सुने, उसके बाद क्लास ओवर होने के बाद झूठा बुला लो, विवेक को भेजो, विवेक एक गिलास पानी दो। फिर विवेक कहीं बाहर दिख जाए, वही शरारती बच्चा, उसको नाम से बुलाओ, अरे क्या विवेक कहाँ जा रहे हो। ओकरे बाद विवेक क्लास में शरारत कर ले तो देखा वो का कहन रहे थे, गुरुजी हमें नाम से जानलन, बहुत बढ़िया से बहुत मानलन, कबो डटतन नहीं, वो कभी शरारत नहीं करेगा आपकी क्लास में। तो शरारती बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है ये भी आपको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और माइक्रो टीचिंग के चीज को और अच्छे से समझते हैं। हमने आपको ये शिक्षण चक्र हमने आपको बता दिया, जो संपूर्ण अवधि होता है आपका। हमने आपको बताया कि भाई संपूर्ण अवधि जो होता है वो आपका 12 मिनट जो है वो आपका क्या है, भारतीय है,
10 मिनट जो है वो क्या है आपका पश्चात्य है। ठीक, तो कहने का मतलब भारतीय वाला हम लोग देखेंगे 12 मिनट तक की पूरी प्रक्रिया होती है। उस 12 मिनट में आपको सबसे पहले शिक्षण पाठ्य योजना तैयार किया जाता है, 6 मिनट आप प्रेजेंटेशन करते हैं, 6 मिनट में प्रतिपुष्टि होती है और फिर यही प्रक्रिया फिर से होता है, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग शिक्षण के प्रकृति के बारे में बात करते हैं। प्रकृति में देखिए दो ही चीज बात होता है। शिक्षण की प्रकृति की अगर बात करें तो हमसे बस यही पूछा जाता है कि जो शैक्षिक प्रकृति है सूक्ष्म शिक्षण का वो क्या है, वैज्ञानिक है कि कलात्मक है। ठीक, क्या है, यानी देखिए सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रकृति है वह क्या है, पहले तो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्यों है आपको बताते हैं, सॉरी, पहले क्या है भाई, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि विज्ञान क्या कहता है, किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, प्रयोग और परीक्षण के द्वारा उसको स्पष्ट करता है। सूक्ष्म शिक्षण भी यही करता है, आपको क्रमबद्ध रूप से किसी चीज को सिखाता है और उसका मूल्यांकन करता है कि आपने वो चीज सीखा या नहीं। दूसरा है क्या, कला। ठीक, कला के अंतर्गत क्या किया जाता है, कई प्रकार के एक्टिविटी, बहुत सारे शिक्षण को जब एक शिक्षक पढ़ाने जाता है तो बहुत सारे विधियों का प्रयोग करता है। वो व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, खूब बढ़िया व्याख्यान देगा, खूब अच्छा व्याख्या देगा, लेक्चर देगा। इसके साथ साथ उसी व्याख्यान में आपको कोई उदाहरण देगा, कोई स्टोरी सुनाएगा, कोई कविता सुनाएगा और इसके अलावा कुछ आपको उदाहरण देगा, आपसे प्रश्न पूछेगा, ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, यानी वो अलग अलग विधियों का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। तो विधियों का जब प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब समस्त विधि और प्रविधि कला के अंतर्गत आता है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक भी और कलात्मक भी है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बस थोड़ा सा और बचा हुआ है आपका। हाँ, ये आपका है सूक्ष्म शिक्षण वाला जो सर्किल था वो। तो आज हम लोग पूरा का पूरा सूक्ष्म शिक्षण क्या के लिए सीख लिए, सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहली बार कहाँ प्रदर्शन किया गया। ठीक, और इसके अलावा आपको हमने बता दिया इसका परिभाषा, अर्थ, विशेषता, महत्व, इसका सिद्धांत, इसका अवस्था, इसकी प्रकृति और इसकी प्रक्रिया को भी हम बता दिए। अब हम आपको एक चीज़ और इसमें बता देते हैं। कई छात्र हमेशा परेशान रहते हैं कि भाई सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो होता है आपका छात्राध्यापक का नाम, या इसे आप कह सकते हैं जो भी प्रशिक्षु हो, बीएड, प्रशिक्षु का नाम। ठीक, तो सबसे पहले तो ये रहता है। ठीक, इसके बाद आपका रहता है क्या, दूसरा देखा जाए तो दूसरा रहता है आपका क्या, उद्देश्य। तो क्या रहेगा भाई, सामान्य उद्देश्य रहेगा आपका और क्या रहेगा, विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। इसके बाद क्या रहता है आपका प्रकरण, यानी जो टॉपिक है वो, और अंतिम में रहेगा क्या, कौशल यानी स्किल। तो ऐसे ही बनाया जाता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। जब पाठ्य योजना तैयार करेंगे आपका 10 से 12 मिनट के लिए, तो लेसन प्लान बनाते समय क्या करेंगे, पहले अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपना टॉपिक लिखेंगे। मान लीजिए टॉपिक तो है ही, फिर आपके कुछ उद्देश्य होंगे। उद्देश्य बहुत जगह नहीं भी लिखवाते, तो पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप प्रकरण, आप किस टॉपिक पे क्या करेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे वो आप लिखेंगे, और उसके बाद कौशल, किस कौशल का प्रयोग करेंगे, व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे कि प्रश्नोत्तर कौशल का प्रयोग करेंगे कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स का क्या करेंगे आप प्रयोग करेंगे, यानी किस स्किल का आप प्रयोग करेंगे वह स्किल आपको लिखना होगा और उसी स्किल का प्रयोग आपको 10 से 12 मिनट तक करना होगा। ऑब्जर्वर यही देखेगा कि जो स्किल आपने लिखा है उस स्किल को आपने अपने टीचिंग प्रोसेस में कंप्लीट किया या नहीं।
ठीक, तो आज का वीडियो जो सूक्ष्म शिक्षण है वो यहीं पर आपका समाप्त होता है। आप हमारे पढ़ा यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और एकदम अच्छे से एक एक चीज को सीखते जाइए। आपको शिक्षण अभिरुचि में और टीचिंग आपका जो सीडीपी वाला पार्ट है इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और सी टेट, टेट, एस टेट या नेट तक की अगर हम बात करें तो सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड को हल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं डिस्क्रिप्टिव रूप से आपको पढ़ा रहा हूं, अब टॉपिक वाइज एक एक एमसीक्यू भी हम हल करवाएंगे, 20-20, 50, 25 क्वेश्चन का। तो पहले हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ लेते हैं। आज हम लोग का सूक्ष्म शिक्षण क्लियर हो गया। अगले भाग में हम लोग शिक्षण कौशल और शिक्षण विधि और शिक्षण तकनीक के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद हम शिक्षण मूल्यांकन पढ़ेंगे और शिक्षण वाला टॉपिक हमारा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम मनोविज्ञान आरंभ करेंगे जिसमें हम आपको वृद्धि विकास से लेके अधिगम और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम सिद्धांत, जहां से कि सी टेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से आप इसको सब्सक्राइब करिए। और आप अपने गूगल प्ले स्टोर से पढ़ा यूट्यूब, आप आपका पढ़ा चैनल भी क्या कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फ्री मटेरियल है, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। टेस्ट वाले में जाएंगे तो आप वहाँ से एमसीक्यू यानी फ्री मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको और पीडीएफ चाहिए किसी कोर्स का तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। पढ़ा ऐप के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक पड़ा रहता है, आप सारे लिंक पर जाके यहाँ से जो भी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।